मैं बहुत ही इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी का, जो कि मिलिट्री एक्सपर्ट हैं, वॉर एक्सपर्ट हैं और इसके साथ-साथ जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल इश्यूज पर, पॉलिटिक्स पर जितनी बेहतरीन तरीके से आप तो उसका तज्ज़िया करते हैं, उस पर रोशनी डालते हैं, वो वाक़ई काबिल तारीफ़ है और सीखने लायक है। और दो टूक एक फौजी जब सही बात पे आता है और हक बात करता है तो कैसे वो कैप्टन साहब ने दिखाया और कल जिस तरह का बयान उन्होंने दिया और कल नहीं इससे पहले मैं समझता हूँ पूरी दुनिया उस पे बयान पे चल पड़ी है जो कैप्टन साहब ने कहा था कि ये क्या मजाक है मतलब कैसे ये बयान दिया गया हैरान करने वाला बयान है और कल जैसा कहा कि मैं मेरी तो हंसी नहीं रुक रही है इस तरह के बयान वाकई मैं कैप्टन साहब को सलूट करता हूं कि और आज उस पे तमाम लोग आप देखिए जो हमारे साथ जुड़ गए हैं नाजरीन बड़ी तादाद में तो वो भी इस बात को महसूस करेंगे कि कैप्टन साहब ने जो बात कही है मैं एक बयान जो आज चल रहा है बहुत ज्यादा कैप्टन साहब मैं चाहता हूं कि आपका इस्तकबाल के साथ साथ मैं उसे पढ़ दूं लोगों को मैं समझता हूं कि बहुत ही जबरदस्त होगा हालांकि ये दूसरा यहाँ पे बयान है कोलंबिया का एक बयान आया था जो मैक्सिकन के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बयान दिया है और उन्होंने कहा कि ये जो आप बात करते हो वो अभी दिखाई नहीं दे रहा है कि हम जो है वहां के लोगों को हटा देंगे तो 7 अरब का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि अगर इन्होंने सामान खरीदना बंद कर दिया आपके सिर्फ सामान खरीदना एप्पल फोन की जगह कोई दूसरा फोन उन्होंने कहा सैमसंग ले लेंगे फोर्ड की जगह वो दूसरी कार ले लेंगे इस तरह से उन्होंने गिनवाए तो कहा कि तुम्हारा भट्टा बैठ जाएगा मतलब ये जो है तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं तो इसके अलावा जिस तरह से तौहीन आमेज इस तरीके से हिंदुस्तानियों को अमेरिका से यहाँ भेजा गया हथकड़ी लगा करके वो भी कैप्टन साहब बहुत ही अफसोसनाक है और उस पर ये कहा कि कोलंबिया यहाँ पे मैं उसको शॉर्ट में बता देता हूँ कि यही कोलंबिया के लोगों के साथ किया गया और कोलंबिया जानते हैं आप कि बहुत बड़ा कोई मुल्क नहीं है लेकिन जब उन्हें इस तरह से भेजा जा रहा था तो वहां के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने मना किया कहा कि मैं लैंड होने नहीं दूंगा वो फिर जहाज वापस लौट करके गया और फिर यहाँ से जहाज भेजा गया कोलंबिया से और जब वो वहां से आए लोग तो बाकायदा प्रेसिडेंट गए उनका इस्तकबाल किया और कहा घबराने की जरूरत नहीं है जो भी है यहाँ पे रोजगार होगा उस पे आप लोगों की मदद की जाएगी इस तरह की बातें खैर मैं उस पे नहीं जाऊंगा लेकिन ये जो सामने चीजें आ रही हैं अब आप देखिए मैंने आर्मी को ऑर्डर दे दिया इजराइल सरकार ने गाजा वासियों के सामने रखा खास प्रस्ताव मदद का भी वादा ये क्या क्या मजाक है जिस तरह से कैप्टन साहब ये किया जा रहा है मैं इन तमाम इश्यूज पे और इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए बड़े हालात जो है वो खराब कर दिए हैं कैप्टन साहब गर्ब अर्दुन में हालात जो है वो बिगाड़ दिए गए हैं और जो इजरायली वहां पे फौज है उसने फिर गोलाबारी की है और मुसलसल यहाँ पे देखिए मगरबी किनारे में जेनिन और तुलकरम कैंपों पर इजरायली फौज के मुसलसल हमलों ने हजारों फिलिस्तीनियों को बेघर कर दिया है और इन इलाकों में हालात मजीद अबतर यानी खराब होते जा रहे हैं तो ये देखिए और यहाँ पे सऊदी की जो वजारत खारजा यानी विदेश मंत्रालय उसने कहा है कि गाजा के बारे में ट्रंप का मुतनाज़ा बयान मुस्तरद उसको खारिज कर दिया और कहा है कि खुद मुख्तार फिलिस्तीनी रियासत के कयाम पर जोर ये सऊदी अरब ने जो अपना मौक़िफ़ जाहिर किया है तो मैं इन तमाम बातों के साथ आपका इस्तकबाल करता हूं और कैप्टन साहब अब आपसे चाहता हूं कि आप अपने तौर पे थोड़ा सा अपडेट कर दे कैप्टन साहब बहुत बहुत इस्तकबाल है खैर मकदम है बहुत जल्द हमारे साथ फजील साहब भी जुड़ जाएंगे जी
जी हाँ, डॉक्टर रिज़वी आज की तो सबसे बड़ी खबर यही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी बयानात दिए गज़ा के बारे में पूरी दुनिया से एक ही खबर आ रही है कि कोई भी डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान से एग्री नहीं करता। यूरोप के मुल्क हैं या दुनिया के कोई भी मुल्क हैं, अब तो फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन सबने बयान दे दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान का कोई तुक नहीं है, कोई मायने नहीं है। अरब मुल्कों ने तो पहले से ही इस बयान को खारिज कर दिया था। सऊदी ने कह दिया, मिस्र ने कह दिया है, जॉर्डन ने कह दिया है और दूसरे अरब मुल्कों ने भी कह दिया है कि इसका सवाल ही नहीं उठता कि गज़ा के जो लोग हैं, उनको रिफ्यूजी बनाकर और किसी देश में शिफ्ट किया जाएगा। हाँ, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने आज थोड़ा-सा डैमेज कंट्रोल की कोशिश की। उन्होंने कहा नहीं-नहीं हम इनको दूसरे अरब मुल्कों में टेम्परेरीली भेजेंगे, जब तक कि गज़ा फिर से बन के तैयार नहीं होता। तो गज़ा के लोगों ने खुद ही कह दिया है कि वह टेम्परेरीली भी किसी दूसरे देश में नहीं जाएँगे, वो गज़ा में ही रहेंगे और हाँ, जैसे-जैसे गज़ा में एक-एक करके रिकंस्ट्रक्शन होता जाएगा, वो वहाँ बसते जाएँगे। आज की तारीख में सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ये है कि ये समझना पड़ेगा कि गज़ा में 23 लाख जो अरब लोग हैं ये कहाँ पर रहेंगे? क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन करने में, उनके घरों को फिर से बनाने में बिजली, पानी का कनेक्शन देने में, गैस चालू करने में शायद 4 से 6 साल का समय लग जाएगा। ऐसा प्लानर्स और आर्किटेक्ट्स बता रहे हैं। तो ये जो समय है, इस समय में कैसे वहाँ गज़ा के लोग रहेंगे? ख़ास तौर से जो औरतें हैं, बीमार हैं, बूढ़े लोग हैं, बच्चे भी। क्योंकि वहाँ पर गर्मियों के टाइम में बहुत गर्मी पड़ जाती है, टेम्परेचर 40-45 से ऊपर चला जाता है और सर्दियों के टाइम में वहाँ बहुत सर्दी पड़ जाती है, टेम्परेचर प्राय-प्राय शून्य के पास पहुँच जाता है। तो ऐसी हालत में सबसे बड़ी दरकार ये है कि इमीडिएटली जो रिलीफ ट्रक्स हैं दुनिया से और ज़्यादा रिलीफ ट्रक वहाँ पर पहुँचे। ख़ास तौर से तंबू, मेडिसिन और फूड सामग्री के साथ। बच्चों में कुपोषण के नज़र आ रहे हैं। जिन बच्चों का वज़न 8 किलो होना चाहिए, उनका वज़न महज़ 4 किलो है। जिन बच्चों का वज़न 16 किलो होना होना चाहिए, उनका वज़न महज़ 11 किलो है। तो इसकी बहुत बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि इन सब छोटे-छोटे बच्चों को पिछले 1 साल से 6 महीने से 3 महीने से ठीक से थोड़ा-बहुत खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि वर्ल्ड कम्युनिटी इस वक़्त इज़राइल के साथ मिलकर या इज़राइल पर दबाव डालकर जो एड है वो इमीडिएटली चालू करे। जी डॉक्टर रिज़वी?